वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। हवाई, क्या नाम है टॉपिक का? हवाई किले। क्या होते हैं ये? अक्सर सुना होगा आपने कि भाई हवाई किले मत बनाओ। अक्सर कोई इंसान जब ऐसी बातें कर रहा होता है जो हकीकत के बाहर होती हैं, तो हम कहते हैं कि हवाई किले बना रहा है, यानी हवा में किले बना रहा है। यानी ऐसे किले, क्योंकि किले जो हैं, किले कहते हैं फोर्ट को। बड़ी बड़ी जो आपने देखा है ना, आगरा का किला सुना होगा आपने, दिल्ली में भी किले हैं, अलीगढ़ में भी किला है, ठीक है। तो यहाँ पर किले क्या होता है, फोर्ट होता है, बड़ी सी बिल्डिंग होती है, ठीक है। तो हवाई किले का मतलब क्या है? किला जो है वो हमेशा किसी बेस पे खड़ा होता है, किसी बहुत मजबूत उसकी नींव रखी जाती है, ठीक है। या कोई भी इमारत आप बनाएंगे तो वो जमीन पर बनती है, ठीक है, उसको बेस चाहिए। हवाई किले का मतलब ये होता है ऐसी इमारत बनाना जिसका कोई बेस ही ना हो, जिसकी कोई नींव ना हो, तो ऐसी भी इमारत बन ही नहीं सकती। हवाई किले जब भी कोई इंसान कहता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये इंसान, सामने वाला इंसान ऐसी बातें कर रहा है जिनका कोई बेस नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल बातें कर रहा है, यानी ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती। समझ में आ गया टॉपिक का नाम? चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, साथ बने रहिए एंड तक, सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, ये एक ड्रामा है। ड्रामा क्या होता है पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ड्रामा जो होता है इसमें दो तीन कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, दो तीन कैरेक्टर्स होते हैं, और वो दो तीन कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। उनके बीच में क्या हो रहा होता है? डायलॉग। डायलॉग को बोलते हैं मकालमा, ठीक है, उर्दू में बोलते हैं मकालमा। तो जब उनके बीच में डायलॉग हो रहा होता है तो उस डायलॉग को रिप्रेजेंट करते हैं ड्रामे के अंदर, ठीक है। उर्दू में जब आप आगे जाएंगे तो आपको और भी ड्रामे पढ़ने को मिलेंगे, इसीलिए अभी से अगर आप इससे फेमिलियर हो जाएं तो बड़ी आसानी हो जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे हैं जो कि मौजूद हैं, ठीक है, आपकी हायर स्टडीज़ में। तो पहले आप यहाँ से शुरुआत करें। ये बहुत छोटा है, अक्सर ड्रामे जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं, ये बहुत छोटा है, बहुत कॉम्पैक्ट है। तो बेसिक सी बात यह है कि आप इसको शुरू करें। मैं इसको शुरू कर रही हूँ, ठीक है। इसमें दो तीन कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे और चलिए शुरू करते हैं। हवाई किले। अच्छा हाँ, इसमें ये 1 2 3 क्यों लिखा हुआ है चैप्टर के बीच बीच में, आप ये सोच रहे होंगे, है ना। देखिए पहले ऐसा होता था कि जो टीचर्स होती थी वो हमें पॉइंट टू पॉइंट सब बता देती थी, स्कूल हम जाते थे। बट अब ऑनलाइन क्लासेस का दौर है, आधी तो क्लासेस होती नहीं है, और जो होती है उसमें भी समझ में कहाँ कुछ आता है ना। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें दो जगह 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर टॉप पर आप देख सकते हैं, और यहाँ 2 लिखा हुआ है पेज नंबर 115 पर। अगर आपके पास बुक है तब भी देख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। पेज नंबर 115 पर 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है सीन। सीन कहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी कुछ सीन चला, जैसे सीरियल्स देखते हैं आप लोग, मूवीज देखते हैं, उसमें क्या होता है कि दोपहर में मान लीजिए सास की और बहू की लड़ाई हुई थी, वो एक सीन हो गया, ठीक है। कोई ड्रामा चल रहा है और उसमें वो एक सीन हो गया कि सास की बहू की लड़ाई हुई, उसके बाद में वो दोनों जो है वो एक दूसरे से नाराज है और अलग अलग है। तो पूरे दिन की वीडियो आपको नहीं दिखाई जाती, फिर रात को दिखाया जाता है कि जब वो उनका सास का जो बेटा है जब वो घर आया तो क्या रिएक्शन था दोनों का, फिर वहां से शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम रिटन ड्रामा पढ़ते हैं तब भी एक सीन होता है, फिर उस सीन के बाद बीच का स्किप किया जाता है, और स्किप करने के बाद दूसरा सीन लाया जाता है। समझ गए? एक सीन, उसके बाद में बीच का जो इतना जरूरी पोर्शन नहीं है उसको स्किप किया, और उसके बाद में दूसरा सीन ले आए। अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करें। मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही थी। चूल्हा क्या होता है और फूंक क्यों रही थी? देखिए आपने देखा होगा, अगर आप कहीं गांव में गए हो कभी, या वैसे अब तो इतना सिस्टम गांव में भी नहीं रहा, चूल्हा जो है वो लोग बनाते हैं, उसमें लकड़ी जलाते हैं। तो लकड़ी क्या होती है, लकड़ी अक्सर जलते जलते बुझ जाती है, आग जो है ना वो बुझ जाती है। तो उसको दोबारा आग जलाने के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसमें फूंक मारनी पड़ती है, और फूंक मारने से क्या होता है, एकदम से वो आग जल जाती है। तो इसीलिए उनकी बीवी चूल्हा फूंक रही थी। यानी हमें ये इससे पता चलता है कि ये मुंशी जी के घर में चूल्हा जल रहा है, और उनकी बीवी जो है वो चूल्हे पर काम कर रही है, ठीक है। बीवी गीली लकड़ियां उठाकर दे पड़ेगा, बीवी गीली लकड़ियां उठाकर दे दे, जैसे खैरात ही में तो दी है।
दरवाजा खुलता है और मुंशी जी आते हैं, ठीक है। तो बीवी किसी बात पे गुस्सा है, फिर उसके बाद में दरवाजा खुल जाता है और मुंशी जी जो है वो अंदर आ जाते हैं। मुंशी जी क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। अरे भाई कहाँ गई, ला हौल वला कुव्वत, वही हांडी चूल्हा, छोड़ो भी इसे। वो पूछता सॉरी मैं पूछता हूँ कोई तार तो नहीं आया, ठीक है। तो जो इनकी बीवी है वो कह रही है कि गीली लकड़ियां उठा कर दे दें, जैसे खैरात ही में तो दी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कोई सामान लेने जाते हैं किसी दुकान पर और वो दुकानदार जो है वो आपको खराब सामान दे देता है, तो आपको गुस्सा आता है कि यार हम फ्री में थोड़ी ले रहे हैं, हमने पैसे दिए तो हम अच्छी क्वालिटी की चीज खरीदेंगे। वही ये कह रही है यहाँ पर कि हमें गीली लकड़ियां दे दी हैं, और गीली लकड़ियां तो ऐसे दे दी हैं जैसे हम इनसे खैरात में लाए हो, ठीक है। यानी कि हम फ्री में लाए हो, ऐसा तो नहीं हम फ्री में तो नहीं लाए, हम पैसे देकर लाए तो हम अच्छा माल खरीदेंगे, तो हमें खराब लकड़ियां दे दी हैं, गीली जो है वो जलेंगी तो है नहीं, है ना। इसीलिए वो गुस्सा कर रही है इस बात पर, जैसे आपकी मम्मी भी कभी कभी करती होंगी अगर आप सब्जी लेने गए और खराब सब्जी ले आए तो, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है। फिर मुंशी जी जो है वो आते हैं, यानी ये जो मुंशी जी की बीवी है और मुंशी जी, इस सीन में दो लोग अभी तक हमें देखने को मिले। बीवी क्या कर रही है, चूल्हा फूंक रही है, और मुंशी जी जो है वो बाहर से आए हैं कहीं से और वो कुछ कह रहे हैं। अरे भाई कहाँ गई, लाहौल वाला कुव्वत वही हांडी चूल्हा। यानी कि मुंशी जी क्या कह रहे हैं, अरे भाई कहाँ गई, यानी अपनी वाइफ को वो आवाज दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, लाहौल वाला कुव्वत, यानी वो मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा, वही हांडी चूल्हा कर रही हो तुम, फिर घर के कामों में लगी हुई हो, छोड़ो भी इसे, यानी इसको छोड़ दो, ये अब किसी काम का नहीं है, ठीक है। मैं पूछता हूँ कोई तार तो नहीं आया, वो कह रहे हैं कि अब इसे छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कोई तार तो नहीं आया। तार जानते हैं ना आप, जो पहले जमाने में जो चलता था इंस्टेंट मैसेज पहुंचाने के लिए, उसे कहते हैं तार, ठीक है। लेटर तो देर में पहुंचता था, लेकिन अगर आपके पास कोई अर्जेंट न्यूज हो और उसे कहीं पहुंचाना हो तो उसके लिए तार का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो बीवी कहती है तार, कैसा तार, यानी अगर आपने भी देखा होगा कि अगर जैसे आपके पापा पूछ रहे हैं कि भाई वो मैंने वो चीज़ मंगाई थी वो आ गई, तो मम्मी कह रही है कि क्या अभी तो नहीं आई, मतलब ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, मुंशी जी, यानी मालूम भी है आज 7 तारीख है, आज ही तो तार आएगा इस लॉटरी का, वो टिकट भी रख लिया है संभाल के, पहले तो वो मुझे निकाल कर दे दो। यानी कि मुंशी जी ने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा है और उस लॉटरी के टिकट का आज रिजल्ट आने वाला है, और जो भी इंसान का रिजल्ट आएगा, यानी जो भी इंसान को वो लॉटरी लगेगी उसके पास एक तार आएगा, तार आएगा, ठीक है। तो मुंशी जी पूछ रहे हैं कि हमने जो लॉटरी का टिकट खरीदा था उस टिकट का रिजल्ट आज आने वाला है, तो क्या उससे रिलेटेड कोई तार तुम्हारे पास आया है, घर में आया है मेरे पीछे से, ठीक है। और वो जो तार सॉरी वो जो लॉटरी का टिकट था वो मुझे निकाल कर दे दो, ठीक है। बीवी कहती है टिकट निकाले देती हूँ मगर हांडी में देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। नसीम इनका लड़का है, ठीक है। तो बीवी क्या कह रही है कि मैं टिकट तो निकाल कर दे दूंगी लेकिन मेरी हांडी में देर हो जाएगी, और हांडी में देर हो गई यानी खाना पकाने में देर हो जाएगी, और अगर उसमें देर हो गई तो जो लड़का है तुम्हारा नसीम बेटा है वो आकर के फिर मेरा सर खाएगा, यानी मुझे परेशान करेगा। मुंशी जी, जाओ जाओ तुम टिकट निकालो, यानी कि अब तुम ये सब छोड़ो, ये सब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, खाना वाना बनता रहेगा, तुम पहले जाकर के हमें टिकट ला के दो, ठीक है। दरवाजे पर दस्तक होती है, यानी दरवाजे पर कोई इंसान जो है वो नॉक करता है, ठीक। मुंशी जी, कौन है भाई, सलीम, मैं हूँ सलीम, यानी अब ये तीसरा कैरेक्टर आ गया। अभी तक कैरेक्टर कौन कौन है समझ लीजिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा। मुंशी जी जो कि क्रिकेट लगने वाला है, जिनकी लॉटरी लगने वाली है, ठीक है, ये समझ लीजिए आप। फिर है इनकी बीवी जो क्या कर रही है, खाना पका रही है ना। हंडिया पका रही है ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इनका एक बेटा है नसीम, ठीक है, नसीम है बेटा, और अब जो आया है स्टोरी में वो है सलीम। इसके बारे में देखते हैं क्या है ये, ठीक है, कौन है। तो सलीम आता है, कौन है भाई, मैं हूँ सलीम। मुंशी जी, तो आ जाओ ना, तुमसे छुपता कौन है, यानी कि अगर तुम सलीम हो तो आ जाओ, फिर खटखटा क्यों रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट अंदर आ जाओ।
सलीम बोलते हैं आदाब अर्ज, यानी कि वो सलाम कर रहे हैं, एक तरीके से उनका तरीका है आदाब अर्ज, यानी कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, सलाम कर रहे हैं, इस तरीके से आप समझ लीजिए। मुंशी जी, जीते रहो, कहो खैरियत है, वतन और बच्चे सब अच्छे हैं। मुंशी जी क्या पूछ रहे हैं, तुम जीते रहो और खैरियत तो है, यानी सब ठीक तो है, सब खैर तो है, और वतन और बच्चे सब अच्छे हैं, यानी हमारा तुम जहाँ से आए हो उस जगह सब बढ़िया है। इस तरीके से जब आप फोन पे भी पूछते हैं लोग, ऐसे ही पूछते हैं कि सब ठीक है, सब खैरियत है, ठीक है। फिर सलीम क्या जवाब देते हैं, जी हाँ सब अच्छे हैं, बीवी को नज़ला है, बड़ा बच्चा बुखार में मुब्तला है, और छोटे के चेचक निकल आई है। चेचक एक तरीके की बीमारी होती है, ठीक है, जिसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं शायद, है ना। और इसके अंदर क्या होता है, दाने निकल आते हैं और खुजली बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, और बुखार बहुत तेज़ रहता है। तो सलीम जवाब में ये कहता है कि हाँ जी सब बढ़िया है, बीवी जो है उसको नज़ला हो गया है, और बड़ा वाला जो बेटा है हमारा उसको बुखार हो गया है, और जो छोटा वाला है उसको चेचक हो गई, यानी कि वो कह रहे हैं कि सब ठीक है। चलिए, मुंशी जी कहते हैं बात काट कर, यानी बात उनकी चल ही रही थी, वो बता ही रहे थे कि घर में सबका हाल कैसा है, मुंशी जी उनकी बात काट देते हैं, यानी उनकी बात को बीच में रोक देते हैं। खैर खैर बहरहाल खैरियत है, रास्ते में तार घर का कोई आदमी तो लाल बाइसिकल पर नजर नहीं आया, यानी मुंशी जो है वो उनके घर के खैरियत में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने तार में इंटरेस्टेड है। वो पूछते हैं कि तुम यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में तुम्हें कोई दिखा तो नहीं, तार घर वाला, यानी जहां से तार आता है वहां से कोई तुम्हें दिखा तो नहीं लाल साइकिल पे। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि सलीम जी वो सॉरी मुंशी जी कितने इंटरेस्टेड है तार के अंदर, कि वो इंतजार कर रहे हैं, और वो इंसान जब ये बता रहा है कि मेरे घर में क्या खैरियत है, लोगों की क्या हालत है, तो मुंशी जी को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें इंटरेस्ट है अपने तार में। सलीम कहते हैं नहीं तो क्यों, खैरियत तो है। तो वो सलीम क्या पूछते हैं, सलीम थोड़े डर जाते हैं कि भाई क्या हो गया ऐसा, तार का आप क्यों इंतजार कर रहे हैं। तो वो पूछते हैं मैंने तो किसी को नहीं देखा, लेकिन सब ठीक तो है। मुंशी जी, एक तार का इंतजार है मियाँ ये तुमने जर्द बाग के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी है, जिसके सामने जरा बाग वगैरह लगा हुआ है। मेरा मतलब ये है कि चमन। अच्छा, तो मुंशी जी क्या कहते हैं जवाब में कि हमें एक तार का इंतजार है, हमारे लिए एक तार आने वाला है। अच्छा, फिर आगे क्या कहते हैं, ये स्टोरी यही से इंटरेस्टिंग होती है, सुनिए जरा। मियाँ ये तुमने जरा जर्द बाग के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी है। 2 मंजिला कोठी यानी कि एक अच्छी खासी इमारत। कोठी किसे कहते हैं, कोठी एक मतलब घर होता है ठीक सा। 2 मंजिला कोठी यानी बड़ा सा मकान है। 2 मंजिला कोठी देखी है क्या तुमने, वहां जो है लाल जर्द बाग, जर्द कहते हैं लाल को, तो लाल बाग जो है उसके चौराहे पर जो 2 मंजिल की कोठी बनी हुई है वो क्या तुमने देखी है। और उस कोठी के सामने थोड़ा थोड़ा बाग वाग भी लगा हुआ है, चमन भी वहां पर है, ठीक है। सलीम इसके जवाब में कहते हैं जी हाँ, वो कोठी जो आजकल बिक रही है, यानी सलीम को भी इस कोठी के बारे में जानकारी है, और वही कहते हैं कि हाँ आप उसी कोठी की बात कर रहे हैं ना जो बिक रही है, ठीक है। मुंशी जी, हाँ और क्या, मेरा ख्याल है ले लूं, पड़ी रहेगी, है ना। मुंशी जी कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि मैं वो कोठी ले लेता हूँ, पड़ी रहेगी, है ना, इतनी ले लेता हूँ, एहसान कर देता हूँ, ठीक है। बीवी आती है। अब फिर से सीन में बीवी की एंट्री हो रही है। सलीम आदाब अर्ज भाभी, सलीम क्या कह रहे हैं, आदाब अर्ज भाभी, यानी भाभी को भी वो सलाम कर रहे हैं। बीवी, जीते रहो, अच्छे तो हो। मुंशी जी से ठीक है, तो सबसे पहले वो सलीम से कहती है कि तुम जीते रहो, अच्छे तो हो। उसके बाद में वो मुंशी जी से कहती है लो ये टिकट संभालो, ठीक है, समझ गए। यानी पहले वो उसको कहती है कि हाँ ठीक है तुम सलाम कर रहे हो, ठीक है जीते रहो, और फिर वो अपने पति से कहती है कि ये लो टिकट, तुमने मंगवाया था, लाके दे दिया। मुंशी जी कहते हैं हाँ यही है। तुम ये सलीम वैसे तो बुरी नहीं है, वो इसके 40,000 मांगते हैं और ख्याल है कि 35 तक दे देंगे, ठीक है। यानी कि वो जो बिल्डिंग है जिसकी बात चल रही है, वो जो कोठी है, वो कोठी के बारे में मुंशी जी कह रहे हैं मियाँ बुरी तो है नहीं, ले लेंगे, पड़ी रहेगी, 40,000 मांग रहे हैं, 35,000 दे देंगे, डन कर देंगे, खरीद लेंगे, क्या जा रहा है ना। बीवी कहती है क्या चीज, बीवी को समझ में नहीं आता कि ये टॉपिक चल क्या रहा है, क्या चीज बुरी नहीं है और किस चीज के 40,000 मांगे जा रहे हैं और 35,000 में बात हो रही है। तो बीवी पूछती है क्या चीज, ठीक है। मुंशी जी कहते हैं भाई आज एक कोठी देखी है,
अच्छी खासी है, बजाय इसके कि ज़मीन खरीदी जाए, फिर इस पर इमारत बने, चमन लगाया जाए और इस किस्म के बहुत से दर्द सर मोल लिए जाएं, मेरे ख्याल में तो अगर ये कोठी मिल जाए तो सबसे अच्छा। अभी नहीं है, शायद 10 बरस की हो। ठीक है, यानी कि क्या कह रहे हैं मुंशी जी कि देखो यार, बेफालतू की हम टेंशन लेंगे, हम पैसे से ज़मीन खरीदेंगे, फिर ज़मीन पर हम उसकी कोठी बनाएंगे वहाँ पर, फिर उसके बाद में वहाँ चमन लगाएंगे, फिर 10 तरीके के नए नए काम होते हैं जब नया घर बनता है। इससे बेटर है एक बनी बनाई कोठी ले लेते हैं, ज़्यादा पुरानी है नहीं, 10-12 साल पुरानी है, ले लेते हैं, ठीक है ना, 10 बरस पुरानी है, ठीक है। बीवी इसके जवाब में कहती है, अच्छा दर्द सर, यहाँ पे एक वर्ड आया और मोल एक वर्ड आया। दर्द सर कहते हैं यानी कि टेंशन, है ना, कि आप नया मकान बनाएंगे तो जाहिर सी बात है काम निकलेगा, टेंशन होगी, उससे बेटर एक नई कोठी ले लीजिए, है ना। तो दर्द सर कहते हैं टेंशन को, सर में दर्द करने वाली चीजें, और मोल कहते हैं खरीदने को यानी लेने को, ठीक है। तो दर्द सर मोल लिया जाए का मतलब है टेंशन क्यों ले हम, समझ रहे ना। आगे बढ़ते हैं। बीवी, तो कौन ले रहा है वो कोठी? बीवी कहती है, अच्छा जी हमारे पास तो है नहीं ये पैसे, तो ये कोठी ले कौन रहा है? बीवी को तो समझ में आता नहीं है, उन्होंने कॉन्वर्सेशन बीच में से सुना था, तो कहती है ले कौन रहा है ये कोठी, बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन ले कौन रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। मुंशी जी कहते हैं, फिर वही, अरे साहब मेरा ही इरादा है और कौन लेता, और मियाँ सलीम मोटर रखने की जगह है। मतलब आप सोचिए कि बीवी को मालूम है कि हम गीली लकड़ियां जला रहे हैं चूल्हे में, और वो मतलब उन्हें मालूम है कि हम तो नहीं ले रहे। तो जब ये सवाल पूछती है कि ले कौन रहा है, तो मुंशी जी कहते हैं कि फिर वही तुम शुरू हो गई, है ना, मैं ले रहा हूँ कोठी। और सलीम से क्या कहते हैं कि मियाँ सलीम, कोठी के अंदर मोटर रखने की भी जगह है। मोटर किसे कहते हैं मालूम है आपको? मोटर कहते हैं कार को, ठीक है। तो जो पुराना जमाना था उसमें कार को मोटर कहते थे, क्योंकि वो उसका इतना कार के नाम से वो प्रचलित नहीं थी, मोटर कहते थे उसको। तो वो कह रहे हैं कि हमारा, हम जो कोठी हमारी नजर में है ना, उसमें मोटर रखने की भी जगह है, यानी गैरेज भी है, ठीक है, गराज भी है। आगे बढ़ते हैं। बीवी बात काट कर, अब जाहिर सी बात है बीवी को बात समझ में नहीं आ रही तो वो पूछेंगी बीच में बात काट कर, मुझे ये शेख चिल्लियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती। शेख चिल्लियों की सी बातें यानी फालतू बातें, ठीक है, बेमतलब की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। बीवी क्या कहती है, मुझे ये बेमतलब की बातें अच्छी नहीं लगती। आगे बढ़ते हैं। मुंशी जी, शेख चिल्लियों की सी बातें, तुम बेवकूफ हो, जब इस कोठी में जाकर बैठोगी रानी बनकर तो उस वक्त पूछूंगा मिजाज शरीफ। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि तुम मुझको शेख चिल्लियों की सी बातें करने वाला कह रही हो, और मैं तुम्हारे लिए कोठी का इंतजाम कर रहा हूँ। जब तुम इस कोठी में जाकर रानी की तरह बैठोगी तब तुमसे पूछूंगा कि तुम्हें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। सलीम कहते हैं, आखिर मालूम तो हो कि किस्सा क्या है, यानी क्या आप वाकई खरीद रहे हैं वो कोठी? यानी सलीम जो है उन्हें भी कुछ बात समझ में नहीं आती कि कोठी का जिक्र बीच में कहाँ से छिड़ गया। तो वो कहते हैं कि क्या आप वाकई उस कोठी को खरीद रहे हैं? वो उसको कंफर्म करने के लिए उनसे पूछते हैं। बीवी कहती है, सलीम जरा इनसे पहले ये पूछो कि रुपया कहाँ है ना। बीवी कहती है कि खरीद रहे हैं तो खरीदने दो, लेकिन ये तो पूछ लो कि खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, रुपया कहाँ है खरीदने का। तो मुंशी जी कहते हैं, तुम फिर वही, अरे रुपये की क्या बात है यहाँ, मगर मैं पूछता हूँ कि अगर इस वक्त एकदम से छप्पर फट जाए तो आखिर क्या होगा? हम तो अपना इंतजाम पहले से कर रखें, ठीक है। यानी कि मुंशी जी कह रहे हैं, मान लो एकदम से अगर छप्पर फट जाए, और उसमें छप्पर फटने का मतलब ये होता है कि इतने पैसे आपके पास आ जाएं कि आप मतलब ऊपर से बारिश हो और आपका जो छप्पर है यानी आपकी जो छत है वो पैसों के वजन से टूट जाए, तो उन सारे पैसों को क्या करेंगे हम? यानी हम उन पैसों को ठिकाने लगाने का इंतजाम पहले कर लें, है ना, समझ रहे हैं आप? इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कल आपको पापा से मिलने वाले हैं 100 रुपए, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो आप आज से प्लान करने लगते हैं, या आपके पापा ने प्रॉमिस कर दिया कि हम जो है ना वहां जाएंगे इस बार, ठीक है, इस बार ऐसे हम वहां घूमने जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, अच्छा ठीक है हम ऐसे जाएंगे घूमने, हम ये खरीदेंगे, हम वो खरीदेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। या छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास कल 100 रुपए आने वाले हैं, किसी भी जरिए से आपके पापा देने वाले हैं, कोई भी वजह हो सकती है। अब आप आज ही से प्लानिंग शुरू कर देंगे, कल मेरे पास 100 रुपए आने वाले हैं, मैं क्या करूंगा इन 100 रुपयों का, ठीक है। वही मुंशी जी कर रहे हैं, मुंशी जी को पूरी उम्मीद है कि छप्पर फटने वाला है और उसमें से ढेरों पैसे आने वाले हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि इन पैसों का मैं करूं क्या,
इनको मैं इस्तेमाल कैसे करूं, समझ रहे हैं आप? ओके। सलीम कहते हैं आखिर ये मुअम्मा क्या है, मैं तो खुद हैरान हूँ। मुअम्मा कहते हैं मामले को, यानी मैटर क्या चल रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पे। तो पूछते हैं आखिर ये है क्या, मैं हैरान हूँ, यानी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। बीवी कहती है अच्छा तुम ख्याली पुलाव पकाते जाओ, मगर मैं तो हांडी देखूं, यानी कि तुम पकाते रहो, जो तुमको बात करनी करते रहो, मैं तो जा रही हूँ अपना काम करने, ठीक है। मुंशी जी कहते हैं जाओ मेरा क्या है, मगर बाद में तुम ही कहोगी कि किसी सलाह मशवरे में शरीक नहीं किया। मैं तो कहता था कि तुम भी चलकर कोठी देख लेती, मगर खैर अब कल परसों तक मोटर में चलकर देख लेना। यानी मुंशी जी को इतना यकीन है कि कल परसों हम एक मोटर भी खरीद लेंगे और उस मोटर में बैठ कर ही तुम मेरे साथ चलना, बीवी जो है, और फिर हम साथ में मोटर में बैठकर जाएंगे और वो कोठी देख लेंगे। यानी उनको पूरा पक्का यकीन है कि वाकई उनका छप्पर जो है वो फटने वाला है और नोट आने वाले हैं और उनको बस खर्च करने की देर है, ठीक है। आप उनके यकीन, अभी हम यहाँ तक उनका हम यकीन देख पा रहे हैं, ठीक है। तो बीवी कहती है मोटर पर नहीं हवाई जहाज पर, यानी बीवी उनका मजाक उड़ाती है कि मोटर पर नहीं जाएंगे हम तो हवाई जहाज पर जाएंगे, ठीक है। मुंशी जी कहते हैं क्या मानी, यानी तुम गलत समझती हो। आखिर मैं क्या घास खा गया हूं जो मोटर कंपनियों की फहरिस्त बटोरता फिरूं। मियाँ सलीम मेरे नज़दीक तो मोटर की खूबी यह है कि तेल कम खर्च हो और इसका हर पुर्जा आसानी से मिल सके, मगर मैंने तय किया है कि मैं एक छोटी सी गाड़ी रखूंगा रोजमर्रा के लिए, और एक जरा कीमती और बड़ी भी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो मुंशी जी हैं ये 2 गाड़ियां खरीदने के प्रोग्राम में है। वो सलीम से कहते हैं कि मेरे ख्याल में, यानी मेरी नज़र में, किसी भी मोटर के अंदर सबसे बड़ी खूबी होती है कि तेल कम पिए, एक तो वो है ना, कम तेल खर्च हो उसमें, और दूसरा उसके सारे स्पेयर पार्ट्स, उसके सारे पुर्जे आसानी से मिल जाएं, ठीक है। वो अपनी बीवी को, मतलब वो कहते हैं कि तुम तो ऐसी बातें करती रहती हो, ठीक है। सलीम कहते हैं यानी ये सचमुच की सड़कों पर चलने वाली मोटर। अच्छा, सलीम जो है वो अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या चल रही है। वो कंफर्म करने के लिए फिर से पूछते हैं अच्छा आप ये जो कार चलती है सड़क पे, इसी की बात कर रहे हैं ना, सड़क पे जो चलती है उसी वाली मोटर की बात कर रहे हैं। मुंशी जी भाई अजीब अहमक हो तुम। अहमक कहते हैं बेवकूफ को, यानी जिसमें अक्ल ना हो, ठीक है। मुंशी जी क्या कहते हैं भाई अजीब अहमक हो तुम, यानी तुम बड़े बेवकूफ इंसान हो, और नहीं तो क्या कोकदार बच्चों का खिलौना। ये क्या वर्ड है, ये हमें समझ नहीं आया। चाबी से चलने वाला खिलौना, अच्छा इसका मतलब होता है कि वो बच्चे जो चाबी से चलने वाली कार चलाते हैं ना, जिसमें चाबी भर दो तो थोड़ी देर तक चल जाती है। तो मुंशी जी कहते हैं सलीम भाई तुम भी बड़े बेवकूफ इंसान हो, उस मोटर की बात नहीं करेंगे तो क्या वो खिलौने वाली मोटर की बात करेंगे, ठीक है। तो इतने पैसों में तो हम वही खरीदेंगे ना, कार। बीवी कहती है नहीं 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 सॉरी, सलीम कहते हैं मगर मेरी अक्ल हैरान है कि आज यहाँ ये कैसी बातें हो रही हैं, आखिर किस्सा क्या है, कुछ मालूम भी तो हो। सलीम कहते हैं कि मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार की बातें आप लोग कर रहे हैं, अजीब बातें आप लोग करे जा रहे हैं, ठीक है। क्या मतलब पैसे कहाँ से आ गए इतने सारे। बीबी कहती है तुम्हारे भैया कहाँ डाका डालने वाले हैं, कहीं डाका डालने वाले हैं शायद। तो वो ये कहती है कि हो सकता है जो तुम्हारे मुंशी जी हैं, तुम्हारे भाई साहब हैं, ये कहीं पर डाका डालने वाले हों, इसलिए इतनी श्योरिटी से कह रहे हैं कि भाई कल पैसे आ जाएंगे, मोटर ले लेंगे, फिर उसमें बैठ के कोठी खरीदने चलेंगे, फिर कोठी खरीद लेंगे तो एक और मोटर ले लेंगे, क्योंकि मोटर 2 होनी चाहिए, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली, है ना। फिर मुंशी जी आगे कहते हैं फिर वही, अरे साहब मैं पूछता हूँ कि ये क्या नामुमकिन है। वो कहते हैं कि ये क्या नामुमकिन बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ, सब मुमकिन बातें हैं, सब पॉसिबल है। सलीम कहते हैं मगर आज आपको ये ख्याल कैसे आया, बैठे बिठाए आखिर ये बड़े आदमियों की सी बातें बिला वजह तो नहीं हो सकती। तो सलीम कहते हैं कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें आप बैठे बिठाए तो नहीं कर रहे होंगे, कोई ना कोई वजह तो होगी इसके पीछे, कहाँ से आपको एकदम से इतना ख्याल आने लगा, ठीक है। मुंशी जी भाई बात यह है कि अब की बार मैंने भी लॉटरी का टिकट लिया है। मुंशी जी अब बता देते हैं क्लियर सलीम को बात कि देखो जी बात यह है कि इस बार हमने भी एक लॉटरी का टिकट लिया है। सलीम कहते हैं लॉटरी का टिकट, कहकहा लगाते हुए। कहकहा लगाना किसे कहते हैं मालूम है आपको,
कहकहा लगाना कहते हैं बहुत जोर जोर से हंसने को, यानी कोई जोक आए। एक तो जोक होता है जिसपे आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है, ऐसे वाली। एक जोक होता है जिसपे आपके दांत भी हल्के से खुल जाते हैं, मतलब आपको थोड़ी और हंसी आ जाती है, इतनी वाली। और एक जोक होता है जिसपे आप पूरे लोटपोट होते हुए हंसते हैं ना, हा 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 हा, वो वाले, उसे कहते हैं कहकहा। ठीक है, मैं नहीं लगा सकती, इतना ही आता है मुझे। ठीक है, हा हा करके जो आप हंसते हैं वो कहकहा होता है। यानी इनको इतना फनी लगा, ये इतनी फनी बात लगी कि लॉटरी का टिकट आपके पास है और आप जो है वो अभी से मोटर बंगला खरीदने की सोच रहे हैं, तो इनको इतना हंसी आई इस बात पे कि ये कहकहा लगाते हुए हंसने लगे। ठीक है, मुंशी जी, यानी तुम भी हंस रहे हो, खुदा करे अभी थोड़ी देर में मुझको तुम देवर भाभी पर हंसना पड़े। तो वो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि मेरी लॉटरी लग जाए, और लॉटरी लग जाने दो एक बार, फिर मैं तुम दोनों पर हंसूंगा। ठीक है, यानी मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें हंसने और मजाक करने की कौन सी बात है। यानी मेरी इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ मोटर और गाड़ी की, तो तुम लोग इतना हंस क्यों रहे हो, इसमें हंसने वाली भला कौन सी बात है। ठीक है, तो सलीम कहते हैं भाई साहब हंसने की वजह यह है कि सब कुछ हवाई मंसूबे हैं गोया। सलीम क्या बताते हैं कि भाई साहब हंसने की वजह यह है कि जितनी बातें आप कर रहे हैं ना, इनका कोई बेस नहीं है, ये सब ऐसी बातें हैं जैसे हवाई किले हो, यानी हवाई बातें आप कर रहे हैं। मंसूबा कहते हैं आपने कोई प्रोग्राम बनाया, कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, तो ये सब हवाई है, यानी इनका कोई बेस नहीं है। मुंशी जी कहते हैं मियाँ दुनिया उम्मीद पर कायम है। वो क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो उम्मीद पर चल रही है। तुम चले हो वहां से हवाई मंसूबे लेकर, और जो इसी बहाने से मेरी किस्मत में दौलत लिखी हो। तो मुंशी जी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो उम्मीद पर कायम है, और कौन जानता है कि इस टिकट के उम्मीद पर ही मेरी पूरी जिंदगी बदल जाए, इसी के जरिए मेरी जिंदगी में दौलत लिखी हो, तो कौन जानता है। सलीम जवाब में कहते हैं भाई साहब खुदा करे अब के आपको ही इनाम मिले। अब जाहिर सी बात है, किसी ने आपको बता दिया है कि हमने ऐसा किया है, हमने टिकट ले लिया, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि आपका इनाम नहीं लगेगा, आप यही कहेंगे कि अल्लाह करे आपका इनाम लग जाए। ठीक है, खुदा करे इस बार इनाम आपको ही लगे। मगर लॉटरी के इनाम की उम्मीद पर इस तरह का इंतजाम करते हुए मैंने आपको ही देखा है। यानी लॉटरी के टिकट का अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, और आपने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखी है गाड़ी की, बंगले की, और इतनी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो इस तरीके की बातें करते हुए मैंने सबसे पहले आपको ही देखा है। मुंशी जी कहते हैं इंतजाम तो आखिर मैंने कौन सा इंतजाम किया है, यही ना कि कोठी अपनी नजर में है और मोटर के लिए फैसला कर लिया है, ताकि ऐन वक्त पर कम से कम ये ना हो कि कोठी की जगह जल्दी में जमीन खरीद ली जाए और मोटर की जगह पानी छिड़कने की गाड़ी। यानी मुंशी जी कह रहे हैं कि पैसे आने के बाद ऐसा ना हो कि हम सही फैसला ना ले पाए, और सही फैसला ना लेने की वजह से हम एक बंगला खरीदने की जगह, एक कोठी खरीदने की जगह हम जमीन खरीद के रह जाएं, मतलब ऐसा हो जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि एंड मौके पर जब हमारे हाथ में पैसे हो तो हमें परेशानी हो, इसलिए हम पहले से पूरा इंतजाम करके रखना चाहते हैं। सलीम कहते हैं जवाब में खुदा करे इनाम मिल जाए, सभी के दिन फिर जाएंगे। अब सलीम को भी उम्मीद दिखने लगती है कि हाँ यार इनाम लग जाएगा तो थोड़ा बहुत फायदा तो हमारा भी होगा, तो वो कहते हैं कि खुदा करे आपका इनाम लग जाए और इससे सभी के दिन फिर जाएंगे, यानी सभी की जो जिंदगी है वो बेहतर हो जाएगी। मुंशी जी बात काट कर कहते हैं फिर दिन फिर जाएंगे, सॉरी दिन फिर जाएंगे, यकीन जानो कि मैं तो तुम्हारी तरफ से इस्तीफा लिख चुका हूँ। ओके, ये देखो बस्ते में बस्ता टटोलता है, मेरा और तुम्हारा इस्तीफा लिखा रखा है, देखो ये रहा। तो यानी इन्होंने रेजिग्नेशन लेटर भी लिख दिया है, यानी ये नौकरी जो है वो अपनी छोड़ रहे हैं, लेटर तैयार है, बस ऑफिस में सबमिट करने की देर है, और ये अपनी नौकरी को भी पूरी तरह छोड़ने के मूड में आ चुके हैं। सलीम कह रहे हैं आपका इस्तीफा तो ठीक है, मगर मेरा। सलीम कहता है कि आप तो ठीक है, आपको तो इतना पैसा मिल रहा है, आप लिख दीजिए इस्तीफा, लेकिन मुझे थोड़ी मिल रहा है, मेरी थोड़ी लॉटरी का टिकट लग रहा है, तो मेरा इस्तीफा क्यों लिख दिया आपने। मुंशी जी बात काट कर कहते हैं क्या खूब, यानी आप दुनिया को मुझ पर हंसवाओगे भी के लखपति का भाई 40 रुपल्ली की नौकरी करे, तुम जायदाद का काम देखना, 2 गांव और 1 बाग पहले से तजवीज कर रखा है, इसके अलावा और जायदाद भी तो आखिर खरीदी जाएगी।
ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, मुंशी जी क्या कहते हैं कि भाई ऐसा है कि अब तुम मुझ पर हंसी बनवाओगे क्या, कि मतलब मैं इतना करोड़पति आदमी हूँ, लखपति आदमी हूँ, और तुम जो है वो छोटी सी नौकरी करोगे, मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। और तुम जो हो वो मेरा जायदाद का जितना भी काम है वो तुम संभालना, यानी जो मेरा जितना भी प्रॉपर्टी का काम होगा वो तुम संभालना। और इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए 2 गांव पहले से सोच करके रखे हुए हैं, 2 गांव और 1 बाग, ठीक है। और अभी थोड़े पैसे आ जाएं तो उसके बाद में और भी जमीन जो है वो खरीदी जाएगी। सलीम कहते हैं तो भाभी को बुला लीजिए ना, इनको तो शायद किसी बात की खबर नहीं। यानी वो कहते हैं कि आपने भाभी को अंदर भेज दिया, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं है, उन्हें तो बता दीजिए कि आपके दिमाग में क्या प्रोग्राम चल रहा है। मुंशी जी बीवी नहीं नहीं मुंशी जी आवाज देकर कहते हैं, अरे साहब मैंने कहा सुनती हो, यानी अपनी वाइफ को बुलाते हैं। बीवी कहती है हाँ हाँ सुन रही हूँ, नसीम को खाना खिला रही थी करीब आकर, कहो क्या कहते हो। वही मुई जटने उड़ा रही होंगी। एक सेकेंड, ये क्या है, एक सेकेंड, वही मुई जटें उड़ रही होंगी, यानी कि कुछ है ये वर्ड, मेरी समझ में नहीं आया, ठीक है मैं पूछ कर बताऊंगी किसी से। पर वो कह रही है कि वही तुम फालतू बातें कर रहे होगे जिनका कोई मतलब नहीं है। मुंशी जी कहते हैं देखा मियाँ सलीम, तुमने इसलिए नहीं बुलाता था। सलीम कहते हैं भाभी बैठ जाइए ना, भाईजान ने तो 2 गांव और बाग भी तजवीज़ कर रखा है और हम दोनों के इस्तीफे तैयार हैं। यानी वो पूरा प्रोग्राम जो है वो भाभी के सामने बता देते हैं। बीवी कहती है तो फिर इनके पास तार आ चुका होगा, यानी वो अब उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा कि पैसे आ गए वाकई, तभी तो आपने इतना प्रोग्राम बना लिया है, ये बन रहे हैं। सलीम तार आ चुका होता तो मैं इस कबाड़ खाने में तार आ चुका होता तो मैं इस कबाड़ खाने में इस तरह बैठा होता। लाहौल वाला कुव्वत, हर चीज़ अजीब है इस घर की। ये घड़ौची मुलाहिजा हो, मालूम होता है कि पुरानी वज़ा काहिल रखा हुआ है। ये 4 पाइयाँ हैं जिन पर हम लोग सोते हैं, तो मैं तो बाग के मालिक के लिए भी इस किस्म की 4 पाइयाँ मुनासिब नहीं समझता। ये देखिए मियाँ सलीम, ये बेगम साहिबा के कपड़े, मालूम होता है कि जैसे घोसन। बीवी अच्छा, तो अभी मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सलीम के नाम से प्रिंट कर दिया है इसमें, बट ये मुंशी जी का डायलॉग होना चाहिए था। बट फिर भी घड़ौची कहते हैं लकड़ी का वो चौखटा जिस पर पानी की घड़ी रखते हैं, ठीक है। घड़ौची जो है वो लकड़ी की एक फ्रेम है जिसके अंदर पानी की घड़ी रखी जाती है। तो सलीम कहते हैं कि अगर तार आ चुका होता तो मैं यहाँ थोड़ी बैठा होता, मैं तो फिर ये देखिए आप इस घर की हालत देखिए, ये लकड़ी की घड़ौची है, ऐसा लग रहा है कि मतलब बेकार में ही यहाँ पर रखी हुई है, पुरानी चीज़ को बेकार में आपने यहाँ पर रखा हुआ है। 4 पाइयाँ ऐसी हैं कि मैं अपने बाग के माली के लिए भी ऐसी 4 पाइयाँ कभी तजवीज़ ना करूँ, ऐसी 4 पाइयों के बारे में कभी ना सोचूं, और मैं तो बाग के माली को भी ऐसी 4 पाइयाँ ना दूँ। और वो अब हाँ ये मुंशी जी का ही डायलॉग है। और फिर वो सलीम से कहते हैं कि ये बेगम के कपड़े देखिए, ऐसा लगता है कि घोसन के कपड़े हैं, ठीक है। घोसन क्या होता है, ये है यहाँ पर नहीं दे रखा है। घोसन जो है वो किसे कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली अभी, एक सेकेंड इसके बारे में जानते हैं। घोसन कहते हैं जो दूध का काम करते हैं ना, उनकी वाइफ को, ठीक है, घोसन वाइफ। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे कपड़े जो हैं वो किसी घोसन जैसे लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भैंस गोबर वगैरह से भैंस का काम करते करते कपड़े थोड़े इतने अच्छे नहीं रहते। तो वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि तुम्हारे कपड़े जो हैं वो ऐसे हो रहे हैं, और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। बीवी कहती है ए खूब याद दिलाया, वो घोसन मुई मेरी नाक में दम किए हुए है, कह गई है कि जब तक पिछले महीने का हिसाब पूरा नहीं हो जाएगा एक कतरा भी दूध का ना देगी।
तो वो घोषण क्या कह गई है इनसे, इनकी वाइफ से, वो वाइफ कह रही है कि तुमने बड़ा अच्छा याद दिलाया मुझे घोषण का नाम लेके, और वो कह गई है कि जब तक पिछले महीने का हिसाब यानी पिछले महीने के पैसे नहीं दे देते हो, जब तक हम जो है एक कतरा भी तुम्हें दूध का नहीं देंगे। मुंशी जी जरा हंसकर इस बात पर कहते हैं, यही सब तकाजे करने वाले कल इस बात पर फख्र करेंगे कि 1 लखपति भी इनका मकरूज था। मकरूज यानी कर्जदार था। यानी कि मुंशी जी को ऐसा लग रहा है कि कल जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो ये जितने भी लोग हैं जिनसे आज हमने कर्जा लिया हुआ है, ये सब लोग हम पे फख्र करेंगे और अपनी किस्मत पे फख्र करेंगे कि एक दिन जो आज इतना लखपति इंसान है वो इनका कर्जदार था। बीवी कहती है, तो अब तुम यही इनको आकर समझाना, ठीक है, रोज आकर मेरा दिमाग खाली करते हैं, ठीक है। तो ये सब लोग जो हैं, ये जो रोज के जैसे दूध वाले हो गए और जो रोज चीजें आती है ना घर में, जैसे और भी बहुत सारी लकड़ी हो गई, तो ये सब लोग जो है ये रोज आकर के मुझे कर्जे का याद दिलाते हैं कि तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए हमारे, तो ये रोज आकर के मेरा दिमाग खाली करते हैं, तुम इनको आकर यही बात समझा देना। वो अपने हस्बैंड से कहती हैं। कुंडी खड़ाने की आवाज तार वाला आवाज देता है, यानी कि कोई तार लेकर के आया है और उसके वो ऐसे कर करके खड़खड़ाता है कुंडी को। कुंडी कहते हैं दरवाजे पर जो लगी होती है ना, जिसको खड़खड़ाते हैं वो, जब ठीक है, तार वाला, तार ले जाइए, वो कहता है तार को अपने ले जाइए, तार आ चुका है। मुंशी जी गड़बड़ा कर, यानी वो परेशान हो जाते हैं एकदम, ओ माय गॉड तार आ गया, ठीक है, तार सुनती हो, तार, मियाँ सलीम तार। दौड़ कर बाहर जाते हैं, वो जो है वो दौड़े दौड़े दरवाजे पे पहुंचते हैं कि अब हमारा तार आ गया। वो एकदम से बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। सलीम कहते हैं ये तो वाकई तार है, तार यानी वाकई तार, यानी सलीम भी जो है वो उस चीज को इमेजिन करने लगते हैं और हवाई किलों में जीने लगते हैं जो मुंशी जी ने उन्हें दिखाए थे कि हाँ भाई तार आ गया है। बीवी कहती है, वाह रे तेरी शान, तूने दिन पलट दिए, यानी कि अब बीवी को भी यकीन हो गया है कि तार आ गया है और अब हम करोड़पति हो जाएंगे, अब हम पैसे वाले हो जाएंगे। तो बीवी भी कहती है कि वाह रे तेरी शान, और अब तो हमारे दिन पलट जाएंगे, यानी अब तो हमारी जिंदगी जो है वो पूरी तरह बदल जाएगी। मुंशी जी डरते हुए आते हैं, यानी अब जाहिर सी बात है जैसे आपका रिजल्ट आने वाला होता है ना, आपके 10 में से कितने नंबर आए, 5 तो नहीं रह गए, 4 तो नहीं रह गए, 9 आए हैं नहीं आए, ये डर रहता है ना आपको एकदम कॉपी खोलने से पहले। वही यार मुंशी जी का हो रहा है। भाई 1 रुपया है मगर तुम्हारे पास कहाँ, मियाँ सलीम 1 रुपया हो तो तार वाले को दे दो, ठीक है। तो मुंशी जी कहते हैं कि भाई 1 रुपया है मगर तुम्हारे पास कहाँ, मियाँ सलीम 1 रुपया हो तो तार वाले को दे दो, यानी कि इसको 1 रुपया दे दो, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फीस तो लगती होगी तार पहुंचाने की। बीवी कहती है, ए देखो इनाम कितना निकला है, बिस्मिल्लाह कहकर खोलना तार, वाह रे तेरी शान, यानी बीवी को भी पूरा यकीन है कि अब ये तार खुलेगा और इसमें से रकम निकलेगी और इसमें हमें पता चलेगा कि हम कितने बड़े लखपति हो चुके हैं। मुंशी जी कहते हैं, भाई तुम्हारे हाथ मुबारक हैं, तुम ही खोलो, मेरे तो हाथ इस वक्त कांप रहे हैं। दस्तखत करने की जगह लिख गया था लखपति, यानी कि वो कह रहे हैं इस टाइम तो मेरे हाथ इतने कांप रहे हैं कि जो साइन करने की जगह थी वहां गलती से मैंने लखपति लिख दिया, यानी अब तुम्हारे हाथ बहुत शुभ है मेरे लिए, तुम ही इस चीज को, तार को खोलो। सलीम कहते हैं, क्या कहा, लखपति लिख गए थे, तो भाई साहब गलत ही क्या लिखा। तो वो कहते हैं, हाँ अब तो हम लखपति हो गए, तार आ गया, तो आपने क्या गलत लिख दिया। मुंशी जी कहते हैं, अरे भाई तो इसे खोलना जल्दी। बीवी, तो तुम खुद ही क्यों नहीं खोलते, यानी तुम खुद ही खोल लो। मुंशी जी कहते हैं, नहीं तुम खोलो बिस्मिल्लाह करके, मुझे तो कुछ इख्तलाज सा हो रहा है, ठीक है। इख्तलाज कहते हैं दिल तेजी से धड़कना, दिल घबराना, यानी मुझे तो बड़ा ऐसा दिल जो है वो मेरा तेजी से धड़का है कि पता नहीं क्या निकलेगा इसके अंदर। बीवी कहती है, लो पढ़ो। बीवी खोल देती है और फिर कहती है, लो पढ़ो तार। मुंशी जी कहते हैं, लेना सलीम मियाँ, देखो रकम कितनी है, किधर गया मेरा चश्मा, ठीक है। तो वो कहते हैं, मेरा चश्मा कहाँ गया और जरा पढ़ के बताओ कि रकम कितनी है। सलीम कहते हैं, अरे, मुंशी जी कहते हैं, क्यों, क्या बात है। सलीम कहते हैं, मोहम्मद भाई का तार है, भाभी जान कल शाम की ट्रेन से आ रही हैं, ठीक है।
यानी ये जो तार है ये किसी रुपए का नहीं है, बल्कि इनके कोई मोहम्मद भाई हैं और उनकी जो बीवी हैं वो कल शाम की ट्रेन से आ रही हैं। मुंशी जी, लोगों अब मैं अपने दिल को कैसे संभालूं? अरे मुझे पकड़ो, गिर पड़ता है। शौकत थानवी ने इस ड्रामे को लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश करी है बीच बीच में। बेसिकली स्टोरी ये कहती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचने लगते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाता है कि रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे फेवर में नहीं आते। यही इस स्टोरी में दिखाया गया है कि वो तार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और वो ऐसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे क्योंकि लॉटरी का टिकट तो बहुत लोग खरीदते हैं, है ना, और वो इतनी श्योरिटी से इंतजार कर रहे थे कि हमारी तो लग ही जाएगी। तो यही इस स्टोरी में दिखाया है शौकत थानवी ने। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी पढ़ने के बाद। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है इस तरीके से उर्दू पढ़ना, तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और कोई चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा AMU के जितने भी एंट्रेंस होते हैं 6th 7th और 11th वाले, 6th 9th और 11th वाले, उसकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी डिटेल जानकारी दे रखी है, आप उसको यूज़ करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, और वहाँ पे पढ़ाया भी जा रहा है, ठीक है, अलग अलग टेस्ट के लिए, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने का। थैंक्स अ लॉट।